बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके चलिए। कहाँ गया वो? एक मिनट, अपन ने खोला था ना ये तो नहीं। हाँ ये चलिए, आप लोगों का टेस्ट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले दो क्वेश्चन, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एबीसी तीनों पता लगाना है, दूसरे क्वेश्चन में प्रोडक्ट के पे बात करना है। दस सेकेंड और है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमको इसके आइसोमर्स बताने हैं, एक्स के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताने हैं। फोर्थ वाले में एक्स के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताने हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड, एक और क्वेश्चन है इसके बाद। यस, लास्ट मिनट बचा है आपके पास करने के लिए।
फोर्थ वाले में ये बताना है कि एक्स के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। यस, टाइम ओवर। अब आते हैं हम डिस्कशन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहां पे, इस पे नहीं, ऑप्शन नहीं है ना। यहाँ ये, चलिए। तो बच्चों, इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ETLI, तो ए हो जाएगा ETLI। ETLI की जब हम इससे रिएक्शन करेंगे तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ET2LiCu, तो दिस इज बी, गिलमन्स रिएजेंट। और उसकी जब इससे रिएक्शन करेंगे देन द प्रोडक्ट विल बी ET एंड CH3, प्रोपेन। तो इसका मतलब दिस इज ए कोरेहाउस सिंथेसिस जिसमें गिलमन्स रिएजेंट बन रहा है। ओके, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर तीनों ही चीज सही है तो 3 मार्क्स आपको देना है। चलिए, देन इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसको हटाना है तो चलिए। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जब करने जाएंगे हम, तो एक रेडिकल यहां बनेगा, एक रेडिकल यहां बनेगा। अब अगर किसी ने इसको ऐसा किया है कि इन दोनों को यहां पे जोड़ दिया, तो ये आपका आंसर गलत है। लेकिन जिन्होंने इसको यहां पर इसके साथ में रेजोनेंस किया, देन फाइनली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये आपका सही होगा। अगर ये आपने किया है तो इसके मार्क्स आप देंगे 1, और अगर ये आपने नहीं किया है, ये है, तो 0। ओके, दिस इज फॉर क्वेश्चन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका कुछ ऑप्शन होता है? नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, अगर हम एनोड की रिएक्शंस की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे रिएक्शन होगी DC डबल बॉन्ड O रेडिकल बनेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन, एंड दिस अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन। तो D2 प्लस ट्वाइस CO2, क्योंकि यहां पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ कैथोड पे अगर हम बात करेंगे, ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। हमको क्या बोला है कि इसके हमको 1 मोल लेना है। तो देखिए, इसके अगर 2 मोल लेते हैं तो ये 1 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है। अगर हम इसके 2 मोल लेते हैं तो ये 1-1 बनता है। तो 1 लेने पर ये बनेगा 0.5, ये बनेगा 0.5, और क्योंकि ये आपका 2 मोल से 2 बन रहा है, तो 1 मोल लेने पर ये बनेगा 1 मोल। तो हमारे पास में 3 गैसेस निकल रही है, तीनों के हमारे पास में जो मोल्स है 0.5 D2, 0.5 H2 एंड 1 मोल इज CO2। अगर तीनों सही है तो आप इसको 2 मार्क्स दीजिए।
सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा रिंग स्ट्रक्चर, जब आपके पास में रेजोनेंस है और कॉन्जुगेटेड डाइन ज्यादा स्टेबल है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन आपको बनाना है। तो सेकंड वाले में डाइन बनाएंगे, ना कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। LICU-ET, तो वही तो लिखा था हमने, ET टू LICU, एक ही तो बात होती है, दोनों में डिफरेंस कहां है? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास में इसके हमको पॉसिबल मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब मिथाइल साइक्लोपेंटेन पे अगर हम आते हैं, यस, तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन में आप देखिए, ये आपके पास में प्रोडक्ट है। अब ये तो आपको क्लियर है कि डाइक्लोरो कंपाउंड है और उससे हमको ऑब्टेन करना है ये। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो मैं एक बार बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं यहां से बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, देन एक Cl यहां लगाऊंगा, एक Cl यहां लगाऊंगा। इन दोनों के बीच जब वुड्स रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। अगर मैं बॉन्ड को यहां से ब्रेक करता हूं इस जगह से, देन एक Cl यहां लगा दूंगा, एक Cl यहां लगा दूंगा, तो ये एक पॉसिबल है। और अगर मैं यहां से ब्रेक करता हूं, देन तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास 3 ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनसे इंट्रामोलिकुलर वुड्स करने पर, मैंने Cl6 लिखा है, ओ हो यस, गलती हो गई बच्चों इसमें। इसमें हमारी गलती हो गई है, इट शुड बी 2, लिखने में मिस्टेक हो गई है वो, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कार्ड कर देंगे, 8 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। फिर भी मैं इसको समझा देता हूं आपको। तो अगर मान लीजिए हम इस पे आ रहे हैं, तो इसमें देखिए, ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहां पे ये आपका एक कायरल एटम हो गया, ये आपका कायरल एटम हो गया, इसमें कोई कायरल एटम नहीं है, तो इसके टोटल बनेंगे 2, इसके टोटल बनेंगे 2, और ये बनेगा 1। तो टोटल हमारे पास में कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे? 5 स्ट्रक्चर्स, है ना। तो X 5 स्ट्रक्चर होना था, पर वो क्योंकि हमने उसमें एक गलती हो गई है, तो इसलिए उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो रिएक्शन है आपकी 5th वाली, दिस रिएक्शन इज ए फ्रैंकलिन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? कहां से आएगा? ये ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास में ये कंपाउंड है, इस पे हमने जिंक डाला, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज नोन एज द फ्रैंकलिन। ओके, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट भी बनाना था और वो भी लिखना था कि उस रिएक्शन का नाम क्या है। अब क्योंकि हमने एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है, तो आउट ऑफ 8 आप अपने मार्क्स बता दीजिए।
गुड, वेरी गुड। सेकंड में यदि एरोमेटिक बना हो तो हम उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते, लेकिन हाँ एरोमेटिक बना नहीं ना वहां पे, एरोमेटिक बनता तो देते। अवनीत एरोमेटिक नहीं है वो, एक बार कैंसल्ड वाला डिस्प्ले कर दो प्लीज, कैंसल्ड वाला डिस्प्ले, ये मैंने कैंसिल किया है। फोर्थ वाला मैंने कैंसिल किया है क्योंकि यहां पे मैंने गलती से 6 लिख दिया है, एक्चुअल में वो C6H12Cl2 होना था, ठीक है ना, तो इस कारण से। और इसके आप मिथाइल साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे और उन स्ट्रक्चर से फिर आप अपने पॉसिबिलिटी देखेंगे कहां कहां पर हम लोग Cl लगाएं ताकि हमको इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट मिले, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए, तो आज का टेस्ट एक्चुअल में क्या है कि मैं अब लिख करके पीडीएफ बना के लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो एक आधी बार में थोड़ा सा मैं फेमिलियर हो जाऊंगा इसको यूज करने में, ठीक है ना, तो वो गड़बड़ जो है उसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करने वाले हैं, कनिष्का अब आप अलग से पूछ लेना बेटा, एक बार ड्रॉ करना मेरे को भेजना, पेपर हो गया। आप हाइड्रोजिनेशन, प्रिपरेशन बाय हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन किसका करेंगे हम, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्कीन ऑब्लिक अल्काइन। देखिए बच्चों, अल्कीन और अल्काइन से भी हम लोग अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हमको यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन का बेसिक मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और मैं उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, सबसे पहली चीज ये समझिएगा, क्योंकि एच बॉन्ड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्गर है, तो हम यहां पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दिस विल रिएक्ट विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय इटसेल्फ। और अगर मान लो वो रिएक्शन करता भी है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट से होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें किसी की मदद लेना पड़ेगी, मतलब एलिमेंटल हाइड्रोजन विल नॉट शो हाइड्रोजिनेशन बाय इटसेल्फ बिकॉज द एचएस बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, इसलिए इट्स लीस्ट रिएक्टिव। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो काफी इनर्ट टाइप का है, मैं नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली इनर्ट है, बट इट इज वेरी इनर्ट लाइक। लेकिन अगर बच्चों मैं यहां पर एक कैटलिस्ट ऐड कर दूं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर जो भी रिक्वायर्ड होगा, दिस गेट कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, और इस प्रोसेस में एक एनर्जी लिबरेट होती है, लेट इट बी x किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी, और ये x की जो वैल्यू होती है दैट इज -28.4 किलो कैलोरीज, मतलब ये लिबरेट होगी इतनी एनर्जी। ये जब मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सिखाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजिनेशन में हमको जो एनर्जी मिलती है दैट इज 28.4 किलो कैलोरीज पर मोल। इज इट ओके? नो, ये जो हाइड्रोजिनेशन है हमारा, ये हाइड्रोजिनेशन दो टाइप से होता है बच्चों। तो
हाइड्रोजिनेशन इट मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। और एक होता है ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। वन इज कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड वन इज ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। अब सीधा सा आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन से अपन क्या समझते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ना एलिमेंटल, देखो मैंने कंटेनर में क्या करा, अल्कीन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, दोनों को मिक्स किया, दे वोंट रिएक्ट। इवन इफ आई टेक अल्काइन हाइड्रोजन मिक्स करता हूं, दे वोंट रिएक्ट। अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं तो हाइड्रोजन क्या होगा, पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे जाएगा और कैटलिस्ट उसको पहले कुछ करेगा, उसको बॉन्ड को वीक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर वो एक तरह में हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा किसको, आने वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो रिएक्शन जब कैटलिस्ट के सरफेस पे होती है तो उसको बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। और अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को दे दे, अपने पास की हाइड्रोजन दे दे, मतलब हाइड्रोजन अपने पास से दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट हाइड्रोजन, एलिमेंटल हाइड्रोजन को लेकर के फिर किसी अनसैचुरेटेड को दे रहा है, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। अपने पास की जुड़ी हुई हाइड्रोजन अगर वो प्रोवाइड करता है देन इट इज नोन एज द ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। अब इन केस ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसमें एक होता है बच्चों प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। देखिए निकल जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये यूज करने के हिसाब से तो सस्ता पड़ता है, जैसे ये दोनों बहुत कॉस्टली है, लेकिन निकल जो है वो कम इफेक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, निकल को थोड़ा सा चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनी निकल। एक्चुअल में प्योर निकल को NI लिखा है हमने, रेनी निकल। दिस रेनी निकल इज निकल एल्यूमिनियम इन NaOH सॉल्यूशन। रैनी निकल हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ, देखिए प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ में भी हम हीट देंगे, इसके साथ में भी हम लोग हीट देंगे, लेकिन ये दोनों ज्यादा इफेक्टिव है, तीसरा वाला जो है वो लेस इफेक्टिव है। बट क्योंकि प्लैटिनम और पैलेडियम बहुत कॉस्टली है तो इंडस्ट्रियली हम लोग जो प्रिफर करते हैं वो यूज करते हैं रैनी निकल। और इसके बाद में फिर फोर्थ हमारे पास में एक होता है PtO2। PtO2 is also known as platinum black, तो इसको हम लोग प्लैटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज दी एडम्स कैटलिस्ट। तो प्लैटिनम ऑक्साइड इज एडम्स कैटलिस्ट, प्लैटिनम ब्लैक। और एक होता है दैट इज नोन एज दी विल्किंसंस कैटलिस्ट, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ट्रिस रोहोडियम क्लोराइड, known as Wilkinson's catalyst। तो ये हमारे पास में 5 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जिनकी मदद से हम लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करेंगे। बच्चों इन पांचों को मैं एक और कैटेगरी में थोड़ा सा क्लासिफाई कर रहा हूं। ये 4 जो हैं दे आर हेट्रोजिनस कैटलिस्ट, और जो ई वाला है दैट इज नोन एज होमोजिनस कैटलिस्ट। अब हेट्रोजिनस और होमोजिनस वर्ड से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट से अलग होती हो तो हम बोलते हैं हेट्रोजिनस। एक्चुअल में ये सब सॉलिड है, इस कारण से इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजिनस, और ये सॉलिड में ही रहेंगे। लेकिन दिस कैन डिसॉल्व इन गिवन कंपाउंड, उसका जो स्टेट होगा उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है।
तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से मैच कर जाती है। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट को हम लोग होमोजेनियस कैटालिसिस या कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ओके, चलिए, तो आई थिंक कि आपको यह पता चल गया है कि हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए क्या क्या यूज करेंगे। जहां तक ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन की बात है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन के लिए हमारे पास में जो यूज होता है उसमें एक आता है हाइड्रोजन, दैट इज NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, या शायद आपको मिल जाए लिखा हुआ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2Cu डाइपॉजिटिव, ऐसा भी मिल सकता है। तो एक तो ये होता है और दूसरा होता है साइक्लोहेक्सीन। तो ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन के हमारे पास दो रिएजेंट है, एक साइक्लोहेक्सीन रिएजेंट है और एक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 है। और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए 5 रिएजेंट हम लोग 5 कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या करता है ये अभी बताऊंगा देवांशी में। मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया है कि ये हमारे पास में 2 टाइप के हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है, उनमें कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के 5 कैटलिस्ट हैं, इनमें से 4 हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, 5वां होमोजीनियस। ये है विल्किंसंस कैटलिस्ट। और इधर ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देता है। इसमें 2 होते हैं हमारे पास, एक हाइड्रोजन इन H2O2 या O2 डाइपॉजिटिव और दूसरा साइक्लोहेक्सीन। तो मैंने अभी आपको ये तो बताया ही नहीं है बच्चों कि ये कैसे क्या करता है। मैंने तो ये बताया कि ये 2 टाइप है और इनमें यूज होने वाले कैटलिस्ट या मॉलिक्यूल ये हैं। होमो और हेट्रो इज बेसिकली रिलेटेड विद द फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट कैटलिस्ट की रिएक्टेंट से मैच हो जाती है, मतलब डिसॉल्व होता है, तो होमोजीनियस। और अगर मान लीजिए दे हैव सेपरेट फिजिकल स्टेट, देन इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस। There is no previous slide. If you are coming late, then better है कि आप वेट करिए लास्ट तक। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है बच्चों। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए क्या होता है, मेरे पास में हाइड्रोजन है एंड वी आर हैविंग अ कैटलिस्ट। यह कैटलिस्ट है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी गैसेस सॉलिड के सरफेस पे, कोई भी गैसेस सॉलिड के सरफेस पे जाकर के एब्जॉर्ब होती है, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड का जो सरफेस होता है दैट इज हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो गैसेस जब भी कांटेक्ट में आएगी दे विल गेट एड्सॉर्ब, ऑक्लूजन जिसको बोलते हैं हम लोग, दे विल गेट एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो ये जब यहां पर जाकर के एड्सॉर्ब होगा, देन देयर इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जब यहां जाता है तो हीट लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक। और इस कारण से ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होगा एंड दिस हाइड्रोजन एटम they will form a weaker type of attraction with the surface atom of the catalyst। तो इस प्रकार से एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा। दिस इज ट्रांजिशन जिसमें कि हाइड्रोजन एटम सरफेस के ऊपर जाकर के एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहां पर वीकर बॉन्ड बन रहा है और उसका बॉन्ड जो है HH का वो वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया ये आप H2 को देखिए तो क्या बोलेंगे, दिस इज द प्योरली एलिमेंटल फॉर्म। फिर वो आकर के एब्जॉर्ब हुआ। नाउ दिस हाइड्रोजन एटम्स आर मच मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहां पर इनर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म था, लेकिन यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो गई है। तो ये इनर्ट एटम के जैसा है और ये रिएक्टिव एटम के जैसा है। अब
जब इसके ऊपर कोई भी अनसैचुरेटेड, आपको पता होगा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे हैव ए कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, तो वो जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इसके इन्फ्लुएंस में आकर के ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि दिस रिएक्टिव एटम दे विल स्टार्ट ओवरलैपिंग विद दैट पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, तो जो पी ऑर्बिटल है वो इसके साथ में ओवरलैप करने लगेंगे, और जब ये ओवरलैप करने लगेगा तो यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ए 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और फाइनली क्योंकि CH बॉन्ड विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो सरफेस पे बन रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ देगा, और उस p ऑर्बिटल के साथ में जो कि पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था उससे ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैटलिस्ट अपना अलग हो जाएगा क्योंकि वो तो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये हाइड्रोजिनेशन की जो प्रोसेस है ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन अकर्स एट द सरफेस। सॉलिड पर गैस एड्सॉर्ब क्यों होती है? एवरी सरफेस इज हैविंग अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और हर अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है कि हम दूसरे से अपना फोर्स बैलेंस करें। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मुझे कोई इधर धक्का देगा या मुझे कोई इधर खींचेगा तो ऑब्वियस है कि मैं दूसरी साइड से किसी को भी पकड़ने की कोशिश करूंगा कि मुझे अपना खुद का बैलेंस करना हो फोर्स। तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। 4MCTS क्या होता है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 1 2 3 4, 4M मतलब मेंबर्ड, CTS साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। वाई CC बॉन्ड गेट्स वीकर? मैंने CC बॉन्ड वीकर नहीं बोला है बेटा, यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो वीकर है, बाद में क्या होगा ये जो CH बॉन्ड बनेंगे तो मेटल और हाइड्रोजन की बात हो रही क्योंकि एड्सॉर्प्शन है, दीज आर टू केमिकल बॉन्ड, तो वो ये वाले बॉन्ड को छोड़ करके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कन्वर्ट होना प्रिफर करेगा। तो इट इज नॉट द CC बॉन्ड जो वीक हो रहा है, ऐसा नहीं बोला है विवम पांडे। HH बॉन्ड क्यों टूटा समझ नहीं आया? HH बॉन्ड इसलिए टूटा है क्योंकि यहां पर एड्सॉर्प्शन हुआ है, और एड्सॉर्प्शन लिबरेटेड एनर्जी, जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो सीधी सी बात है वो एनर्जी कहां जाएगी? एवरी एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ दैट एनर्जी रिलीजेस इज एब्सॉर्ब बाय दी HH बॉन्ड, और अगर कोई बॉन्ड एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड पहले से क्या होगा? वीक होगा। चलिए सर्कल में क्या लिखा है? 4MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैं 3 बार बोल चुका हूं, इससे तो बेटर है कि मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि आप लोग मेरे से इतनी बार बुलवा लोगे तो उससे बेटर मैं लिख दूं यहां पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। शायद एक चीज अब आप नहीं पूछेंगे, कार्बन कहां से आया? कार्बन जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन किसका करवा रहे हैं बेटा? हेडिंग क्या लिखी थी हमने? अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार बेटा, ये क्या लिखा था बेटा यहां पे? ये कंपाउंड क्या लिया है हमने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अक्षर जागो मोहन प्यारे, जल्दी जवाब दो। हाँ, तो दिस इज दी बेसिक रिएक्शन, इसी को समझा रहा हूं मैं उधर कि कैसे हम लोग हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करते हैं। सर ऑलवेज कैटलिस्ट इज सॉलिड, ऐसा नहीं है बेटा, वो तो डिपेंड करता है जो तुम कैटलिस्ट ले रहे हो। विल्किंसन में क्या बोला मैंने? सॉलिड। Who told that catalyst is solid? हमने तो यह बताया कि when catalyst and the reactant has a different state वो heterogeneous होता है,
और अगर मान लीजिए वो दोनों सेम स्टेट में, तो होमोजीनियस होता है। ये मैकेनिज्म है राइट। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये राइट ही है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं तो। देवांशी, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन? बेटा सरफेस फिनोमिनन इज एडजॉर्प्शन। सरफेस पे जो फिनोमिनन होता है वो एडजॉर्प्शन होता है। यस, सीसी डबल बॉन्ड इज वीकर बाय एच। बेटा एच नहीं, इट शुड बी सी एच। कंपेयर आप एच से कैसे करोगे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में बात करेंगे तो सीसी पाई बॉन्ड इज वीकर। इसे मैकेनिज्म बोल सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो बताया कि ये मैकेनिज्म है उसका। एनर्जी क्यों रिलीज होती है एड्सॉर्प्शन में? तीसरी बार बोल रहा हूं, अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे, एंड एवरी अट्रैक्शन रिलीजेस एनर्जी। अल्काइन में भी ऐसा ही होगा, अभी करवाएंगे रिएक्शन। मैकेनिज्म यही है। पूछ लो यार, और पूछ लो अभी। जब तक आप इससे क्लियर नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है? आगे बढ़ सकते हैं अपन। फिर से एक बार मैं तीनों स्लाइड्स को रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी से ध्यान देना तीनों के बारे में। पहली मैंने क्या बताया था? आज मुझे आपको पढ़ाना है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उससे अल्केन बनाना। अब ये रिएक्शन है, लेकिन ये होती कैसे है? मैं डायरेक्ट बोल देता कि पाई बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन जोड़ दो, लेकिन इससे मेरे क्वेश्चन कवर अप नहीं होंगे, तो मुझे इसका मैकेनिज्म और इसके लॉजिक बताना जरूरी है। ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं, इसकी प्रेजेंस चाहिए। ये कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भाई ये वीकर बॉन्ड होगा तो ही इससे रिएक्ट करेगा, इसको तोड़ना आसान नहीं है। कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन के थ्रू ये काम करता है, इतना आपको दिमाग में रखना है। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मी के सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, फिजिकल में। तो ये जो रिएक्शन थी, इसके लिए फिर मैंने आपको लिस्ट ऑफ कैटलिस्ट बताया कि दो कैटेगरी में हम लोग हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, कैटेलिटिक, ट्रांसफर। ट्रांसफर ये है, इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि ये है, कैसे है क्या है बाद में बताऊंगा। कैटेलिटिक में दीज आर 5 बेसिक कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं। इनमें से ये हेट्रोजीनियस है 4, क्योंकि इनका स्टेट हमेशा सॉलिड होता है। ये अपना स्टेट डिसॉल्व करके चेंज करता है, तो ये होमोजीनियस में काउंट होता है। अब अगली बात, ये उसका मैंने मैकेनिज्म बताया कि इस प्रकार से एड्सॉर्प्शन होकर के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन परफॉर्म होता है। 28.4 किलो कैलोरीज कहां रिलीज हुई? क्योंकि एड्सॉर्प्शन में तो रिलीज हुई वो तो देवता, वो पूरी हाइड्रोजनेशन की एनर्जी है जो लगी, जो बॉन्ड टूटे, जो बॉन्ड बने, उनका नेट कैलकुलेशन है 28.4 किलो कैलोरीज। ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेके बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। हाइड्रोजनेशन पाई से क्यों इंटरेक्ट करा? तो किससे करेगा? वीकर बॉन्ड तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ना। चलिए, अब इस पूरे मैकेनिज्म से मैं एक चीज आपको निकाल के समझाना चाहता हूं, पहले उस पर ध्यान देना। ये जो हाइड्रोजिनेशन है, इस हाइड्रोजिनेशन में दोनों हाइड्रोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक ही साइड से आकर के जुड़ेंगे। ये क्या कहानी? क्योंकि आज से एक नई चीज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मैकेनिज्म में, एक नई बात आज से शुरुआत होगी। वो क्या है सुनिएगा। ये दोनों हाइड्रोजन इन कार्बन पे, मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये मेरे पास में अल्कीन है। आपको पता है अल्कीन प्लेनर होता है, ये तो आप जानते हैं। अल्कीन एक प्लेनर स्पेशीज होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो बच्चों, अगर ये प्लेनर कार्बन है, मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो या तो इधर से जुड़ेंगे और दोनों सेम साइड से, या यही चीज ऐसे जा, क्योंकि अगर कैटलिस्ट ये है,
कैटलिस्ट अगर ये है तो हाइड्रोजन दोनों इधर से जुड़ेंगे, कैटलिस्ट अगर ये है तो हाइड्रोजन दोनों इधर से जुड़ेंगे। इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? सिन एडिशन। मतलब जो दो स्पेशीज जुड़ रही है, मैं एटम नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पेशीज बोल रहा हूं। इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयन। जो दो स्पेशीज जुड़ रही है, अगर वो दोनों एक ही साइड से आके जुड़ती है, उसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। और अगर एक स्पीशीज यहां से आए और एक यहां से आए, तो एक इधर से एक इधर से, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। अभी एंटी पे दिमाग मत लगाना, जब आएगा तब बताऊंगा। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं हाइड्रोजिनेशन किस टाइप का एडिशन है, तो क्या जवाब दोगे? व्हाट टाइप ऑफ एडिशन इज हाइड्रोजिनेशन? जल्दी से। यस, इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन SYN से लिखा जाता है। ठीक है सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा ना स्टीरियोकेमिस्ट्री में। इसलिए मैंने क्या बोला कि आज हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो एडिशन होगा वो एडिशन या तो सिन होगा या एंटी होगा। क्योंकि यहां पर दोनों हाइड्रोजन एक साथ जाके जुड़ रहे हैं, तो एक ही साइड से जुड़ेंगे, दैट इज नोन एज दी सिन एडिशन। वो एक दूसरे के अपोजिट से नहीं आ सकते। सर लिखवाओ। हाँ लिखो बेटा, हाइड्रोजिनेशन इज ए सिन एडिशन। हाइड्रोजिनेशन इज ए सिन एडिशन। मतलब सोचो, आप एक स्टेटमेंट अपने मन से नहीं लिख सकते। मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजिनेशन इज ए सिन एडिशन, इतना ही लिखना है बस। अवनीत, राइट समथिंग बाय योर ओन बेटा। दे आर नॉट ए स्टेटमेंट्स, दे आर जस्ट इंफॉर्मेटिव थिंग्स। एक लाइन होती है कि सिन एडिशन है, दैट्स ऑल। ये कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं डिटेल में आपको डिक्टेट कराऊंगा। वो मैकेनिज्म से समझ में आ रहा है, ये दोनों एक साइड से जुड़ रहे हैं। चलिए लिख लिया सबने? हाइड्रोजिनेशन इज ए सिन एडिशन। बोथ हाइड्रोजन एटम गेट अटैच्ड फ्रॉम सेम साइड। बोथ हाइड्रोजन एटम गेट अटैच्ड फ्रॉम सेम साइड। सनत लिख रहा है मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, सिन एंड एंटी सिर्फ H के लिए है क्या? अरे भाई बहना कौन है? बहना, मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि जो स्पेशीज है, इस स्पेशीज मींस हाइड्रोजन एटम ओनली। क्या स्पेशीज का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है? क्या स्पेशीज का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है क्या? स्पेशीज बोल रहा हूं ना मैं। दे मे बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है ना? इसलिए मैंने एटम नहीं बोला। मैंने क्या बोला? एडिशन रिएक्शन में दो टाइप से प्रोसेस होती है। इफ द टू स्पेशीज, इफ दे कम फ्रॉम सेम साइड, वो कोई भी हो, इट इज सिन। एंड इफ दे कम्स फ्रॉम अपोजिट साइड, इट इज एंटी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सो अपोजिट से कैसे? बेटा वो मैकेनिज्म आएगा तब समझाऊंगा। सिन कैसे? देखो इधर साइक्लिक ट्रांजिशन है। अब देखो ये दोनों जुड़े हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। अब जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, तो ये अलग अलग साइड तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी समय ये दोनों जुड़ भी रहे। अब कोई चीज जुड़ी हुई है और जुड़ भी रही है, तो एक एटम इधर और एक यहां कैसे आएगा? या तो दोनों इधर रहेंगे या दोनों इधर रहेंगे, मतलब दोनों आएंगे तो एक ही साइड से ना। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिन एडिशन। बोलो। अरे बेटा, सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर अलग है, एडिशन अलग है, जीआई की बात अलग है वो। अथर, चलिए, तो यहां तक आपको बातें समझ में आई हैं। अब हम लोग आते हैं इसके आगे की कहानी पर। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चंस हमको यहां पर करने होते हैं। एक तो ये कि कोई भी हाइड्रोजिनेशन उसका प्रोडक्ट बनाना है, एक तो वो करना है हमको।
और उस प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हमसे कुछ बातें पूछी जाती है। तो पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हाइड्रोजिनेशन का बेसिक मतलब अपने दिमाग में आ चुका है। अब मैं एक दो एग्जांपल करवा देता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजिनेशन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इधर देखो, ये मैंने कंपाउंड लिया, इस पे मैंने H2 लिया और यहां पर मैंने लिख दिया निकल हीट। दूसरा मैं ले लेता हूं, ये मैंने एक कंपाउंड लिया, इस पे मैंने H2 और यहां पे लिखा मैंने प्लेटिनम हीट। फिर इसके बाद में यहां पर मेरे पास में एक अल्काइन है, उस पे मैंने लिखा H2, यहां पर मैंने लिखा पैलेडियम हीट। कुछ भी ले सकता हूं, है ना बच्चों। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि यार एक काम करिए, इसका आप प्रोडक्ट लिख करके मुझे बताइए, तो क्या आप इसके प्रोडक्ट लिख सकते हैं बच्चों? क्या करना है इसमें? दीज आर दी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। तो करना क्या है? बहुत बढ़िया। अरे सिर्फ अपने को क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और पाई बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन जोड़ देना है, हो गया। ये लो, पहले वाले में क्या हो गया, CH3, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर क्या हो जाएगा, ये लो, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक काम करते हैं, इसको अपन दो स्टेप में कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा अल्कीन में और उसके बाद में फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। इसमें क्या होगा, इसमें भी। तो मुझे बताइए, अगर हमसे पूछा जाए कि भैया हाइड्रोजिनेशन का प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या किसी को प्रॉब्लम होगी क्या? जल्दी से जवाब दे दो। रिप्लेस ए पाई बॉन्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम, किसी को भी समस्या है क्या? नहीं है। ओके, देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना, आपको पहली बार में 100% समझ में नहीं आए ना, तो इंतजार करना जब तक हम क्वेश्चन अप्लाई ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस यूज करते समय अपने को बहुत सारी बातें पता चल जाती है। अब यहां मेरे से कोई पूछेगा कि यार ये हाइड्रोजिनेशन है, हाँ, बिकॉज हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अब अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया। एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है, तो उनके हाइड्रोजिनेशन का रेट कंपेयर करना है। क्या क्वेश्चन दिया मैंने? कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन और उसके हिसाब से देख लेते हैं। चलिए, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में ये दो कंपाउंड दिए हैं, बताइए हाइड्रोजिनेशन का रेट किसका ज्यादा होगा? तो हाइड्रोजन रेट हम लोग देखते कैसे हैं, किसका ज्यादा होगा और उसको देखने का तरीका क्या है? चलिए सुनिएगा, थोड़ा सा अपन ध्यान दे दें क्या? इधर ध्यान दो। मान लो मेरे पास में ये अल्कीन है भैया, शुड आई टेक दिस वन? और यहां पर मेरे पास में एक ऐसा पाई बॉन्ड है, ये मेरा जो पेन है ना, ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर टू एवरीवन? मान लो यहां मेरे पास एक सरफेस है जिसपे हाइड्रोजन लगी हुई है, एडसॉर्ब्ड है। अब आपको पता है कि किसी भी बॉन्ड के बनने में ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर दो ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करे तो क्या बॉन्ड बनता है? जल्दी से मुझे जवाब दो। अगर दो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो तो क्या उनकी ओवरलैपिंग होकर के बॉन्ड बनता है? ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। अब इधर ध्यान दो, इफ दिस इज द पाई बॉन्ड, ये मेरे दोनों पेन पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये अगर मान लो सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करे, तो देखिए दिस इज पी ऑर्बिटल, यहां पर हाइड्रोजन एटम का एस होगा, ओवरलैप करेगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है।
लेकिन सोचो यही मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए और फिर अगर मान लो स्ट्राइक करे तो, अब सोचिए पाई बॉन्ड का प्लेन ऐसा है और स्ट्राइक वो ऐसे जाके कर रहा है, तो क्या ये बॉन्ड बना पाएगा? इस ओरिएंटेशन में बॉन्ड बनेगा क्या? इस ओरिएंटेशन में बॉन्ड बनेगा क्या? अभी जो होल्ड किया मैंने इसमें बोलो, इसमें बॉन्ड बनेगा क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। इस वाले में नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता, कौन सा? ये वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो दो ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल तो ऐसे ही होगा, ये जो प्लेन मेरा पेपर का दिख रहा है, और एक ऐसा होगा। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा जाएगा तो भी पाई बॉन्ड है, ऐसा जाएगा तो भी पाई बॉन्ड है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड के पास ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन है? दो दो प्लेन में ओरिएंटेशन है उसको, जिसमें कि वो बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन एटम के साथ। अब बताइए हाइड्रोजनेशन में अल्काइन और अल्कीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्काइन और अल्कीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्काइन होगा। तो पहले तो मैं यहां पर आपको कुछ कुछ बातें भी सिखाऊंगा। क्या? हाइड्रोजनेशन में अल्काइन हमेशा अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है। इस लाइन को अपनी कॉपी में ऐड करो। अल्काइन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देन अल्कीन। जल्दी से पॉइंट नोट कर डालो इसको। अल्काइन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देन अल्कीन। हो गया? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रक्चर लीनियर है, देखो लीनियर मतलब सीधी सी बात है अल्काइन होगा, और प्लेनर मतलब अल्कीन होगा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास अगर कोई स्ट्रक्चर लीनियर है तो वो प्लेनर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या बोलते हो दिव्यांशु? रीजन क्लियर नहीं हुआ यार? बेटा आप लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 10 बार पेन को पकड़ पकड़ के दिखा दूंगा। पेन आर दी पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल ऐसा जाएगा तो हाइड्रोजन से कंबाइंड हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? दे विल नॉट हैव ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में एक पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। ऐसा जाएगा तो भी पी ऑर्बिटल स्ट्राइक करके बॉन्ड बना सकता है, ऐसा जाएगा तो भी पी ऑर्बिटल स्ट्राइक करके बॉन्ड बना सकता है। So there are two options for orientation. आपको देखना पड़ेगा, विजुलाइज करने के लिए मैं पेन और ये सब यूज कर रहा हूं। लीनियर और प्लेनर समझ में नहीं आया? अरे बेटा लीनियर का मतलब अल्काइन है और प्लेनर का मतलब अल्कीन है। अल्काइन के अंदर लीनियर होते ना बॉन्ड्स, कार्बन के अक्रॉस जो बॉन्ड्स होते दोनों सिग्मा सीधे होते हैं, sp और वो sp2। कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ये नहीं आया, ऊपर वाला आ गया, बात एक ही है। और लिखा है मैंने इसलिए, दिस और दिस एक ही मतलब है दोनों का। किसी को लीनियर विजुलाइज होता है, किसी को अल्काइन से विजुलाइज होता है, तो दोनों में से जो भी सूट हो जाए अपने को। चलिए अब इसके बाद में एक और अगली बात करता हूं मैं। तो ये तो मैंने अल्काइन की बात कर दी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप एक बात बताइए, जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि यार मुझे हाइड्रोजनेशन करना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पता है? वो जो मैकेनिज्म है ना वो आना चाहिए, वो सरफेस पे एडजॉर्ब और वो उसका जो है ट्रांजिशन बनना। आपको पता है कि अगर कोई स्टेरिकली हिंडर्ड अल्कीन है तो वो ट्रांजिशन बनने में तकलीफ देगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस किसी भी मॉलिक्यूल को सरफेस पे आने से रोकता है। अब स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे आप ग्रुप जोड़ देते हो तो हिंड्रेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दूसरा पॉइंट यहां पे लिखता हूं कि हाइड्रोजनेशन मतलब मैं रेट की बात कर रहा हूं यहां। हाइड्रोजनेशन का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। और मैं ये बोल सकता हूं
कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। दोनों का मतलब एक ही निकलता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इधर देखो, यहां पर आप देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब मुझे बताइए, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास ज्यादा है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज हैविंग मोर स्टेरिक हिंड्रेंस देन दिस। ये ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका हिंड्रेंस ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब यहां पर क्या बोलूंगा, जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स है मतलब ये होना चाहिए। जल्दी से मुझे सेकेंड पॉइंट का क्लियरिफिकेशन दीजिए। इज इट ओके एवरीवन? हीट जो हाइड्रोजिनेशन का रेट है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर अल्कीन की ही बात कर रहे हैं या अल्काइन की बात कर रहे हैं। और अल्कीन अल्काइन की बात कर रहे हैं तो अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। हाँ, जीओसी में बताया था बेटा, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको रिकॉल हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? अब एक आधी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए, तो हम इसके बाद में फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन चारों को रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में अरेंज करके बताइए। रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के ऑर्डर में अरेंज करके दीजिए चारों को। गुड। गलती भी हो रही है। अजीत आंसर चेक करो। आज सार्थक, विशाल, प्रद्युम्न। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, अपन स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? आई थिंक इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या बोला? हीट ऑफ हाइड्रोजिने सॉरी रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जो सबसे कम स्टेबल है उसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है 2 और सबसे कम है 1। बीच में ये दोनों आएंगे। इन दोनों में भी ऑर्डर बताया था मैंने, आप लोगों का ध्यान दिया हो तो, कि स्टेबिलिटी ट्रांस की सिस से ज्यादा होती है, मतलब सिस इज लेस स्टेबल। तो इसका मतलब 2, 3, 4 एंड 1 ये होना चाहिए रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर। बोलिए, क्या आप कंफर्टेबल है जिन्होंने भी गलती की है? क्लियर है या किसी को दिक्कत है? उससे फर्क नहीं पड़ता, विल्किंसन कैटलिस्ट भी हाइड्रोजिनेशन ऐसे ही करता है। जहां डिफरेंस होगा वो मैं बताऊंगा बेटा, प्लीज आप अपने दिमाग से मत लगाओ, जहां पे डिफरेंस होगा बताऊंगा। अभी हाइड्रोजिनेशन मैंने एरो पे कुछ भी नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजिनेशन। सिस ट्रांस भूल गया था। चलिए, तो आई थिंक हो गया, सबको समझ में आ गया। हिंड्रेंस 1 में ज्यादा है, हाँ इसीलिए तो सबसे कम है। जितनी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगी हिंड्रेंस उतना ही बढ़ेगा। 3, 4 को कैसे किया? अरे भाई सिसो ट्रांस की स्टेबिलिटी का ट्रेंड तो बताया हुआ है यार, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया हुआ है सिसो ट्रांस में स्टेबिलिटी। हु इज आस्किंग? अनुष्का, क्या कर रहे हो यार? एक ही चीज कितनी बार? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
करिए इसको। पहले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ओके, डिक्रीजिंग में है ना सबका आंसर, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव। यस, अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अल्काइन आर मोर देन अल्कीन। तो ये अल्काइन है, ये अल्काइन है, और ये दोनों अल्कीन है। फिर अल्काइन में भी यहां पर आप देखेंगे तो CH3 लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड देन फर्स्ट। अल्कीन में जाएंगे फोर्थ एंड देन सेकंड। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 3142। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, लेकिन गलती भी बहुत लोगों ने की है। अब जिन्होंने गलती की है मैं उनको एक मौका दे रहा हूं, क्या आपको अपनी गलती समझ में आ गई है क्या? जिन लोगों ने गलतियां की है, क्या उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है? उनको मैं मौका दे रहा हूं कि आप पूछ सकते हैं मुझसे। फर्स्ट में हिंड्रेंस है, तो हिंड्रेंस है इसीलिए तो उसको थर्ड वाले के बाद में रखा है, बट वो ट्रिपल बॉन्ड है। अरे भाई, अभी लिखा था ना अल्काइन और अल्कीन में अल्काइन ज्यादा होता है, इधर लिख के दिया तो है यार। यहां पे ये जब ये स्टेटमेंट लिखा था तब क्या बोला था, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। मतलब कुछ बातें आपको क्लियर कट मानना पड़ेगी बेटा। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 0 है, इसका भी क्लियर है। यहां पर हमारे पास में कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, वहां पे है, तो ये सीधी बात है, लेस इंडेड हुआ उसके रेस्पेक्ट में। वहां भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते थे आप। चलिए, तो मेरे हिसाब से जिन जिन की जो जो गलतियां थी वो मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कोई गलती नहीं होना चाहिए, सबका आंसर मुझे करेक्ट चाहिए। पूरे चैट में एक जैसा आंसर दिखना चाहिए, एक आध तो गलती कर ही देता है। अभी तक 2 लोग गलत जा रहे हैं, नहीं और ज्यादा हो गए अब तो। चलिए, अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया था कि इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ही सही। पहले मैं चलो यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन में, 3। अब पहला दूसरा चौथा, इसमें ज्यादा स्टेबल है पहला वाला, सिस और ट्रांस में है ट्रांस वाला। और देन ये दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कीन इन सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिखाया है। अब अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो हमको रेट पूछा है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी जस्ट इसका उल्टा, एंड दैट इज 4, 2, 1 एंड 3।
4, 2, 1 and 3. Is it okay? एक बार 1 और 2 में स्टेबिलिटी बता दो। निरीश, या तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पता या आपने क्लास अटेंड नहीं की। इसका जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो -1 डिग्री पे आता है, इसका जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो -2 डिग्री पे आता है। बेटा, व्हाई वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस? हम एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हैं? अगर हमको क्लास में ही ये चीज पढ़ानी होती तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लेते हम क्लास? कि हम आपको पहले से प्रिपेयर करके रखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे आप अप्लाई करोगे। इसमें और इनकी स्टेबिलिटी जब कंपेयर करेंगे, इसकी और इसकी, इससे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसकी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है? 3 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है? 1 इधर है, 2 इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितनी है? 2 इधर है, 2 इधर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर सिर्फ एक ही कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट और लास्ट में। और फर्स्ट और लास्ट में जब कंफ्यूजन की बात आएगी तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मेरे पास में रिंग में डबल बॉन्ड है और रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, सुन लेना, रिंग में डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, ये रिंग के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में इसको मिलने वाला हिंड्रेंस इससे कम होगा। मैं रिंग के लिए बोल रहा हूं ये चीज, चाहे तो आप कहीं पर भी नोट कर लें। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, रिंग के बाहर और रिंग के अंदर, तो अंदर वाले को हिंड्रेंस ज्यादा मिलता है, पूरे रिंग के रेस्पेक्ट में देखना पड़ रहा है इसलिए, तो अंदर वाले को हिंड्रेंस ज्यादा मिलता है, इस वाले को हिंड्रेंस कम मिलता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा तो हो गया आपका थर्ड वाला। फर्स्ट और लास्ट में हम जाएंगे फर्स्ट पे, देन इसके बाद में फोर्थ पे, देन इसके बाद में सेकंड पे। तो इट शुड बी द रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 3142 सही है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अमित वेरी गुड, कुछ गड़बड़ है। चलिए, इज इट ओके? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया कि किस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंपेयर करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर मैं बच्चों आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देता हूं, और मैं आपसे बोलता हूं कि इस पे आप ड्यूटेरियम ऐड करिए, हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ड्यूटेरियम ऐड करिए। अब इसके दो कंसेप्ट हैं, इधर समझिएगा। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसा देता, सेम टू सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, D2Ni heat, there is a formation of a compound containing deuterium atom. Now what is the difference between these two? यहां पर मैंने कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन इन द क्वेश्चन। तो मुझे पता तो है कि यहां पर कायरल एटम बनेंगे, लेकिन मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या बनेगा। इतना पता है मुझे कायरल बनेंगे, लेकिन
ऊपर वाले क्वेश्चन में क्योंकि मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सिस। अब आपको यह बता दूं मैं कि अगर क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ दिया है तो प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स होती है। क्या हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? इन क्वेश्चन इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट गिवन, देन इन प्रोडक्ट there are all possibility for stereochemistry. In question if stereochemistry is mentioned, then उसके corresponding fixed stereochemistry मिलेगी प्रोडक्ट में। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, तो मतलब समझिएगा। अगेन इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे पास में, जैसे ये मेरे पास पेपर है, तो ये प्लेनर अल्कीन है। अब हमने क्या बोला था? हाइड्रोजिनेशन इज ए सिन एडिशन। तो अगर हाइड्रोजन यहां से जुड़ते हैं तो इस अल्कीन के जो दोनों बॉन्ड ये ऐसे हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम यह जुड़ जाएगा ऐसा। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास ये आपका अल्कीन है प्लेनर, इधर से दोनों ड्यूटेरियम आकर के जुड़े तो इट मे बी लाइक दिस, ऐसा। तीसरा बॉन्ड ये नीचे। और अगर मान लीजिए ऊपर से आके जुड़ते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब इनको अपन बॉन्ड मान रहे हैं। कुछ फील आ रहा है क्या 3D में? अब इसको मैं बोर्ड पे अगर लिख के बताऊं, बोर्ड पे लिख के बताता हूं, इधर ध्यान देना। अगर मान लो ड्यूटेरियम नीचे से आता है, अगर ड्यूटेरियम एटम नीचे से आता है तो क्या होगा समझिए जरा। ये दोनों सेम साइड है, ये ऊपर की साइड टर्न हो गए, ऊपर उनको झुका दिया और ड्यूटेरियम यहां से आकर के जुड़ गया। मिथाइल मिथाइल सेम साइड था, मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर ये ड्यूटेरियम इधर से आने की बजाय ऊपर से आता तो ऊपर से आने में क्या होता? ड्यूटेरियम दोनों ऊपर से आए, ये जो दोनों बॉन्ड है ये नीचे झुके, तो नीचे झुके तो ऐसा दिखेगा एक, ऐसा दिखेगा एक। मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ये आप लोगों को फील हुआ बच्चों? जल्दी यस और नो में जवाब दे दीजिए मुझे। एक बार फिर से मैं विजुलाइज करवा सकता हूं आपको, इधर ध्यान देना। ये 2 बॉन्ड है ऐसे, फिर से ध्यान देना, आपको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपके डायरेक्शन में ले लिए, ये आपके तरफ 2 बॉन्ड है, यहां पे बीच में डबल बॉन्ड है, ये 2 आपके तरफ है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। अगर ड्यूटेरियम यहां से आता है तो ये दोनों बॉन्ड यहां पर ऐसे हो जाएंगे। अभी फील हुआ क्या? मेरी उंगली एक तीसरे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जो ड्यूटेरियम का है। अगर मान लो ये ऊपर से आता है तो ये दोनों ऐसे नीचे झुक जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा। बोलिए, अभी जिस बच्चे ने नो लिखा है क्या उसको समझ में आ गया है ये? ओके, तो बेटा मैंने क्या बता दिया तुमको कि ये ऐसा हो जाए। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें डिफरेंस बताओ क्या है। बता देता हूं मैं डिफरेंस, इसमें दोनों में डिफरेंस बता देता हूं मैं। यहां कितने कायरल एटम है? जल्दी जवाब दो मेरे को। 2। और मॉलिक्यूल में सिमेट्री है क्या? बीच में सिमेट्री है क्या? अगर सिमेट्री वाला n=2 का केस होता है तो जल्दी से बताओ नंबर ऑफ आइसोमर कितने निकल के आते हैं? 3। वेरी गुड। तो यहां पर 3 पॉसिबल है। कौन से मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया ही नहीं सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। लेकिन इसको ठीक से देखो तो यहां पर आपको आंसर क्या मिल रहा है? यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ढंग से देखो, इसके अंदर तो वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एमई पैरेलल, डीडी पैरेलल, एचएच पैरेलल। तो ये 2 दिख रहे हैं पर है तो एक ही, क्योंकि ये मीजो है। ये दोनों
आइडेंटिकल है, ढंग से देखो भैया, दे आर आइडेंटिकल। क्या ये आइडेंटिकल नहीं है? डी डी आमने सामने, एमी एमी बिल्कुल पैरेलल सामने, एच एच प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, पीओएस। इसका मतलब अब आपको समझ में आया क्या? फिर मैं फाइनल बात पे आ रहा हूं। अगर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी है तो प्रोडक्ट बनेंगे, बट ऑल केसेस आर पॉसिबल। और अगर मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो प्रोडक्ट जो भी बनेंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स होगी, जो भी होगी बट फिक्स होगी। इतना समझ में आया क्या? सॉहर्स बनेगा, आप जो बनाना चाहो फिशर बना दो ना, अभी सिखाता हूं फिशर बनाना। भी पहले आप कंसेप्ट तो समझो, अप्लाई करना तो फिर सिखाऊंगा ना बच्चों। पहले आपको ये तो पता चल जाए ना कि हम सब बातें कर क्यों रहे हैं। अब आपको यही नहीं पता हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उसका फिर लिखना क्या सिखाऊं मैं? तो ये कैसे बनाया, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले रहा हूं जल्दी से, उसको देखो। अब मान लो मैं यही क्वेश्चन आपके सामने ले लेता ट्रांस वाला, फिर मैं आंसर लिखना सिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। अब इस पे मैं लेता हूं D2। किसी बच्चे को अगर बनाना नहीं आ रहा ना सॉहर्स, तो एक बार फिर से ध्यान देना, बताऊंगा मैं, इधर ध्यान देना ढंग से। ये मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो जल्दी से। अगर किसी को सॉहर्स बनाना नहीं आ रहा तो उसका तरीका सिखा रहा हूं मैं। इतना इतना ड्रॉ कर लोगे, ऐसी दो लाइनें बना लोगे। अब हमने क्या बोला कि D2 का जो एडिशन है वो सिन है, तो सिन का मतलब समझो, या तो मैं D को इधर से जोड़ूंगा या मैं D को इधर से जोड़ूंगा, लेकिन जोड़ना है पैरेलल में। कोई बच्चा है जिसको इतना बनाने नहीं आया? कोई है क्या जिसको ये बनाना नहीं आया? आ जाएगा ना? हाँ। अब आपको क्या करना है, इस कार्बन पर आपको V बनाना है ऊपर की तरफ, और इस कार्बन पर आपको V बनाना है नीचे की तरफ। क्या कोई बच्चा जिसको इतना बनाने नहीं आया? अब दिखाता हूं, इधर देखो, मिथाइल और H आमने सामने है, तो अगर मैं यहां रखता हूं मिथाइल तो उसके सामने पैरेलल पे H लिखूंगा, और अगर मान लो इधर जाऊंगा तो H के साथ में मिथाइल है, उसके पैरेलल लाइन पे H आएगा। ऐसे यहां पर, यहां मिथाइल रखूंगा तो यहां H आएगा, यहां मिथाइल रखूंगा उसके पैरेलल में H आएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बनाना नहीं आ रहा है? आ गया सबको? आ जाएगा ना? अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों अलग है या दोनों सेम है? जल्दी से जवाब दो। आर दे डिफरेंट और देर आइडेंटिकल? डिफरेंट है, क्योंकि इधर तो अपन देख रहे डीडी वाली लाइन तो आमने सामने, लेकिन इधर देखो एमी के सामने H है। यार अब ऐसा नहीं लगता अपने को कि अगर मान लो मैं इसको यहां पर एक मिरर रखता, मिरर, और इसको उठा के यहां रख दूं, तो ये तो मिरर इमेज बन रही है। जल्दी से जवाब दो। अगर मैं इसको उठा करके यहां ले आओ, डी नीचे डी ऊपर, तो ये और ये तो मिरर इमेज दिख रही मुझे। इसका मतलब क्या बना ये? दे आर पेयर ऑफ इनैंशियोमर। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है, इससे एक आसान तरीका है मेरे पास, बहुत आसान। इसके बजाय मेरे पास में एक और बहुत आसान तरीका है, इतनी मेहनत करनी ही नहीं है। मैंने तो आपको सिखाया है कि सॉहर्स कैसे लिखते हैं, अरे बात समझ में। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप ये तरीका अप्लाई करें, क्योंकि इसकी बजाय हमारे पास में दूसरा बहुत ही इजियर तरीका भी है। उस तरीके को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।
नहीं, पहले नहीं बता सकते ना बेटा, आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि वो ट्रिक है। वो कभी भी ध्यान रखना, ट्रिक सीख करके बेसिक नहीं सीखे जाते, बेसिक सीख करके ट्रिक सीखते हैं। चलिए, एक और चीज ये है कि अभी हम रिसेंट में आप लोगों की जूम पे डिस्कशन क्लास भी, मतलब डाउट क्लास भी स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों को बैच वाइज में टाइम दूंगा आपके ग्रुप में, और कोशिश करूंगा कि आपके थ्योरेटिकल डाउट्स, ध्यान रखना थ्योरेटिकल बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चंस के लिए आपको ई सॉल्यूशन ऐप मैंने दिया हुआ है, वहां पे आप डालिए। लेकिन जो थ्योरी से रिलेटेड बातें हैं, जो बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग जो है जूम पे कुछ कुछ डिस्कशन और करेंगे भैया, कि आप जो है यहां पर अपना परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सके। तो उसके लिए मैं आप लोगों के ग्रुप में जूम आईडी और वो सेंड करूंगा, जब भी आएगा, जो टाइम में आएगा उस टाइम में आप मेरे से कनेक्ट होना और मेरे से अपने जो बातें हैं वो डिस्कस करके क्लियर करना। ओके, चलिए अब मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। बाकी क्लास बातें हम अगली क्लास में करेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, चलिए 8 तक ही है। जीओसी की क्लास बेटा क्लास के पहले प्लान करेंगे, इन्फॉर्म कर दूंगा आप।